तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर। पंजाब सरकार ने दबाव के बाद बदली वैक्सीन नीति। अब निजी अस्पतालों को वैक्सीन की सप्लाई नहीं करेगी राज्य सरकार। बीजेपी पर दिखा नीतीश कुमार का दबाव। नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने वाले बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे पर पार्टी ने की कार्रवाई। टुन्ना पांडे को किया पार्टी से निलंबित। जूही चावला की 5G पर याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज। कहा, जूही चावला ने ये याचिका बेवजह लगाई, जबकि कोर्ट आने से पहले वो इसको लेकर सरकार को लिख सकती थी। महामारी के कारण भारत में फंसे विदेशियों के वीजा की अवधि बढ़ाई गई। सरकार ने महामारी के कारण भारत में फंसे विदेशी नागरिकों की वीजा की अवधि बढ़ाई। 31 अगस्त तक वीजा की अवधि में ये वृद्धि निःशुल्क आधार पर की गई है। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 132 अंकों की गिरावट के साथ 52,101 पर हुआ बंद। निफ्टी 20 अंकों की गिरावट के साथ 15,671 के स्तर पर हुआ बंद। योगी आदित्यनाथ मुश्किल में हैं। उनकी सरकार को 4 साल का वक्त हो चुका है, लेकिन 1 साल से उनकी लोकप्रियता बहुत तेजी से नीचे आई है। मुश्किल ये है कि योगी सरकार की लोकप्रियता उस समय गिरी है जब विधानसभा चुनाव सामने है। सरकार के पास वक्त बेहद कम है और काम बहुत ज्यादा। लेकिन चिंता ये है कि ये सरकार चुनाव की चिंता करे या महामारी की, क्योंकि महामारी के चलते ही योगी सरकार पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। गंगा के दृश्य डराने वाले थे। लोग अपने परिजनों का अंतिम संस्कार भी धार्मिक परंपराओं के अनुसार नहीं कर पाए। वैसे सरकार की ओर से इसे लेकर सफाई तो बहुत आई, लेकिन जो देखा गया लोग उस पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। रही सही कसर पंचायत चुनावों के नतीजों ने पूरी कर दी, जहां सत्ताधारी बीजेपी की जगह विपक्षी सपा नंबर 1 पार्टी बन गई। बीजेपी निर्दलियों के बाद तीसरे नंबर पर पहुंच गई। तमाम सर्वे बता रहे हैं कि आज चुनाव हुए तो बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होना तय है। विधायक मंत्री डरे हुए हैं, क्योंकि महामारी के चलते 1 साल से वो अपने क्षेत्रवासियों से ही नहीं मिल पा रहे हैं। मामला हाथ से निकले इससे पहले ही बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व सक्रिय हो गया। बीजेपी के संगठन मंत्री BL संतोष को यूपी भेजा गया। वो लगातार 3 दिन तक पार्टी नेताओं, विधायकों, मंत्रियों के साथ चर्चा करते रहे। अधिकांश नेताओं ने ये ही बताया कि स्थिति बहुत मुश्किल होती जा रही है। जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो सरकार भी नहीं बचेगी। BL संतोष ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और अब शनिवार और रविवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच इस पर चर्चा होगी। लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ को केंद्रीय नेतृत्व से साफ साफ आदेश दे दिया गया है कि मंत्रिमंडल में काम न करने वाले लोगों को बाहर करके नए मंत्रियों को शामिल किया जाए, जिनमें सबसे बड़ा नाम है AK शर्मा का। AK शर्मा PM मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं। वो पिछले करीब 18 साल से PM मोदी की टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्हें डिप्टी CM बनाए जाने की चर्चा भी चल रही है, लेकिन यूपी के सामाजिक समीकरणों को देखते हुए AK शर्मा को डिप्टी CM की जगह कैबिनेट में शामिल करके वित्त या गृह विभाग जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाने की संभावना है। AK शर्मा यूपी के मऊ जिले से आते हैं और भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते हैं। भूमिहारों को बीजेपी का समर्थक माना जाता है। 2017 के विधानसभा चुनावों के बाद जब बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी तो भूमिहार जाति के मनोज सिन्हा का नाम CM पद की रेस में सबसे आगे था। मनोज सिन्हा को तो लोग बधाइयां भी देने लगे थे, लेकिन अंतिम समय में मनोज सिन्हा की जगह योगी आदित्यनाथ CM पद की रेस में आगे निकल आए। तब से ही भूमिहार समुदाय बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहा था। ऐसे में AK शर्मा के सहारे बीजेपी अपने इस वोट बैंक को भी साधने की कोशिश में जुटी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया कि लगातार तीसरी बार ममता बनर्जी को मिली जनता की ताली और बीजेपी के हाथ रह गए खाली। लेकिन अब वोटों के साथ साथ पार्टी भी खाली होने वाली है, क्योंकि चुनाव के वक्त बीजेपी ने जिन TMC नेताओं का धूमधाम से स्वागत किया था, वो नेता अब घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। खबर है कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए कुछ विधायक तृणमूल कांग्रेस में वापसी की राह देख रहे हैं। इन विधायकों की संख्या 33 बताई जा रही है। पूर्व TMC नेता सरला मुर्मू, सोनाली गुहा और दीपेंदु विश्वास पहले ही खुलकर पार्टी में शामिल होने की इच्छा जता चुके हैं। रिपोर्ट्स में यहां तक दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु राय TMC की ओर देख रहे हैं। हालांकि इस बात की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। दरअसल उनकी एक फेसबुक पोस्ट के बाद इस तरह की अटकलें लगाई जाने लगी थीं,
जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार की आलोचना करने से बेहतर खुद का निरीक्षण करना है। वहीं इन अटकलों के बीच बीजेपी प्रवक्ता शमीक भट्टाचार्य अपने नेताओं के टीएमसी में शामिल होने की खबरों को अफवाह बता रहे हैं। जहां बीजेपी इसे झूठा करार दे रही है तो वहीं टीएमसी अपने नेताओं के लिए पलकें बिछाए बैठी है। पार्टी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय के मुताबिक पार्टी की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है। उन्होंने बताया कि टीएमसी छोड़कर गए नेताओं की वापसी को लेकर पहले कई सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे, लेकिन जो नेता आना चाहते हैं उनसे बात की जाएगी। टीएमसी सांसद ने कहा कि ऐसे ही हाल रहे तो राज्य से बीजेपी साफ हो जाएगी। अब इन अटकलों से साफ है कि बीजेपी को बंगाल में बड़ा धक्का लगने वाला है, जिससे पार्टी की जमीन खिसकनी तय है। पिछले कई दिनों से नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम अमरिंदर सिंह के बीच की अनबन सुर्खियों में है। हालांकि इस अनबन को सुलझाने के लिए सीएम अमरिंदर सिंह ने डिनर डिप्लोमेसी का सहारा भी लिया। सिद्धू और अमरिंदर खाने की टेबल पर तो साथ बैठे, लेकिन उनकी बात नहीं बन पाई। सिद्धू के बयान अपनी ही सरकार पर जब भारी पड़ने लगे तो पार्टी आलाकमान को हल निकालने के लिए आगे आना पड़ा, लेकिन जब बात शुरू हुई तो वो दूर तलक चली गई, क्योंकि सिर्फ सिद्धू ही कैप्टन से नाराज नहीं थे। 2 दर्जन से ज्यादा विधायक और कई बड़े नेता भी अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे थे। अब इस कलह को दूर करने के लिए पार्टी राज्य में 2 डिप्टी सीएम और नवजोत सिंह सिद्धू को कैप्टन कमेटी प्रमुख बनाने का फॉर्मूला निकाल सकती है। आज अमरिंदर सिंह ने गठित समिति के समक्ष पहुंचकर अपनी बात भी रखी है। ऐसी चर्चा है कि सिद्धू को सरकार में बतौर उप मुख्यमंत्री शामिल करने और उनके साथ ही किसी हिंदू दलित को दूसरा उप मुख्यमंत्री बनाने के फॉर्मूले पर विचार चल रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह आलाकमान को अपने इस रुख से पहले ही अवगत करा चुके हैं कि उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सिख को देने से अच्छा संकेत नहीं आएगा, क्योंकि इस समाज से ही मुख्यमंत्री खुद हैं और हिंदू समुदाय को भी प्रतिनिधित्व देना है। माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के पद के जरिए कांग्रेस आलाकमान राजनीतिक समीकरणों के साथ सामाजिक समीकरण को साधने के लिए कदम उठा सकता है। इसके अलावा पंजाब में कैबिनेट विस्तार या फेरबदल के साथ ही पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव भी पेंडिंग है। पार्टी हाईकमान किसी ऐसे उम्मीदवार की खोज में है जिसकी दोनों ही खेमे के बीच स्वीकार्यता हो। वर्तमान अध्यक्ष सुनील जाखड़ अमरिंदर खेमे के माने जाते हैं। इसके अलावा प्रचार समिति को लेकर सिद्धू के नाम की चर्चा है। मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से देश की स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। महंगाई बेलगाम होती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है। इस स्थिति को सरकार संभाल नहीं पा रही थी कि महामारी ने और मुश्किल हालात पैदा कर दिए। इस स्थिति में तो सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए। इसीलिए विपक्षी दलों के साथ अब तो बुद्धिजीवी भी सरकार की आलोचना करने लगे हैं, साथ ही विपक्ष से और आवाज बुलंद करने की अपील कर रहे हैं। इतिहासकार रोमिला थापर और इरफान हबीब और अर्थशास्त्री कौशिक बसु समेत 185 से ज्यादा बुद्धिजीवियों ने विपक्षी पार्टियों को खुला पत्र लिखा है। इस पत्र में विपक्षी दलों से अपील की गई है कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल ये सुनिश्चित करने में करें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार महामारी की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार रहे। पत्र में कहा गया है कि लाखों भारतीय बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं जैसे अस्पताल के बिस्तर, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, आवश्यक दवाएं और एम्बुलेंस की कमी से अपनी जान गंवा रहे हैं। बुद्धिजीवियों ने कहा है कि केंद्र सरकार के साथ सहयोग करने और मिलकर काम करने की पेशकश के बाद भी भारत सरकार ने न तो सलाहों का स्वागत किया और न ही ऐसा कार्य बल तैयार किया जिसमें सभी पार्टियों, राज्य सरकारों, विशेषज्ञों और सिविल सोसाइटी के लोग साथ मिलकर इस मुश्किल से निपटें। बुद्धिजीवियों के इस पत्र से साफ है कि अब तो वो भी सरकार की मुखालफत करने लगे हैं। इसे देखकर समझा जा सकता है कि देश की हालत किस कदर बदतर हो चुकी है। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा, सिर्फ खबर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मोदी सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगवाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन ये भी साफ कर दिया कि वैक्सीन फ्री में सिर्फ 45 साल से अधिक उम्र वालों को दी जाएगी। जो 45 साल या उससे अधिक उम्र के नहीं हैं, वो अपने पैसों से वैक्सीन खरीदें या राज्य सरकार उसका खर्च उठाए। केंद्र के इस ऐलान के बाद से ही विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। दुनिया के अधिकांश देश अपनी पूरी आबादी को फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा वैक्सीन उत्पादन करने वाले देश की युवा आबादी को क्यों वैक्सीन खरीद कर लगवानी पड़ रही है, वो भी कई गुना ज्यादा महंगे दामों पर। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार की इस नीति पर तीखे सवाल उठाते हुए कहा कि बजट में सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन के लिए रखा था। अब तक उसमें से कितना पैसा खर्च हुआ?
सरकार ने कितनी वैक्सीन खरीदी, कैसे उसे वितरित किया, पूरा हिसाब किताब कोर्ट को दें। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि जनता को उसके मूल अधिकार नहीं मिलेंगे तो कोर्ट चुप नहीं बैठ सकता। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब मोदी सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रही है। सरकार की चिंता है कि कोर्ट में अगली सुनवाई के दौरान क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि 2 सप्ताह में वैक्सीनेशन को लेकर हलफनामा दायर करना है। सरकार के अंदर अब ये राय बनती दिख रही है कि वैक्सीनेशन के पुराने फॉर्मूले को ही अपनाया जाना चाहिए। पहले केंद्र ही राज्य सरकारों के लिए वैक्सीन खरीद रहा था। 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन पर अभी भी यही फॉर्मूला काम कर रहा है, लेकिन 18 से 44 साल के आयु वर्ग का भार राज्य सरकारों पर है। लेकिन अब केंद्र 18 से 44 साल वाले लोगों के लिए भी वैक्सीन की खरीद शुरू कर सकता है। राज्य सरकारें भी इसी के पक्ष में दिखाई दे रही हैं। महाराष्ट्र और कांग्रेस शासित 3 राज्यों के अलावा ओडिशा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 2 दिन पहले केंद्र से 18 से 44 आयु वर्ग के लिए वैक्सीन खरीदने के लिए कहा है। उन्होंने ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल से भी इसके संबंध में बात की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने केरल के सीएम पिनराई विजयन को पत्र लिखकर कहा कि ये इस वक्त की जरूरत है कि केंद्र खुद पहले की तरह वैक्सीनेशन ड्राइव की जिम्मेदारी ले। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से एक सुर में बोलने की अपील की है। विपक्ष और कोर्ट के दबाव में सरकार जल्दी ही सभी को फ्री वैक्सीनेशन पॉलिसी का ऐलान कर सकती है। उत्तर प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वीडियो 28 मई का बताया जा रहा है, जिसमें टीकमगढ़ से भाजपा विधायक राकेश गिरी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों पर बड़ा आरोप लगाया है कि वे ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर वसूली कर रहे हैं। इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि डीबी लाइव नहीं करता है, लेकिन जो खबरें सामने आई हैं उनके मुताबिक वीडियो कलेक्ट्रेट में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के दौरान का है। जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश धाकड़ की अध्यक्षता में कोरोना को लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की ये बैठक हुई थी, जिसमें विधायक राकेश गिरी मीटिंग में टेबल पीटते हुए कहते हैं कि हम शिवराज सिंह चौहान के लिए हैं, उनके लिए काम करते हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। विधायक ने कलेक्टर, मंत्री और सांसद के सामने ही भरी मीटिंग में एक सिंधिया समर्थक के लिए कहा कि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर चंदा वसूलता है, ये ब्राह्मणों पर अत्याचार है, ये सिंधिया के नाम पर वसूली करता है। वायरल वीडियो में विधायक कह रहे हैं कि मुझे कोई पार्टी से निकाल दे या फिर विधायक पद से हटा दे। कोरोना काल में मैं जो भी देखा हूं वो बोल रहा हूं। बैठक के दौरान सांसद वीरेंद्र कुमार, खरगापुर से विधायक उमा भारती के भतीजे राहुल सिंह और भाजपा जिला अध्यक्ष अमित नूना बैठक का बहिष्कार करके चले गए थे। वहीं इस पूरे मामले पर अब मध्य प्रदेश कांग्रेस ने चुटकी ली है। वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस ने लिखा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम से वसूली होती है। राकेश गिरी बीजेपी विधायक, सिंधिया जी ये सम्मान कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो वायरल वीडियो का सच अभी सामने आना बाकी है। देखना दिलचस्प होगा कि सिंधिया अपने बचाव में कुछ कहते हैं या फिर सम्मान की राह ही देखते रहेंगे। दुनिया की तमाम सर्वे एजेंसियां दावा कर रही हैं कि भारत की जीडीपी ग्रोथ इस साल 9% के आसपास रहेगी। एसबीआई की रिपोर्ट में तो इसे 7.9% के करीब बताया गया है, लेकिन आरबीआई का दावा था कि वित्त वर्ष 2021-22 में देश की जीडीपी डबल डिजिट में रहेगी। आरबीआई का अनुमान था कि 10.5% की दर से देश की जीडीपी ग्रोथ करेगी, लेकिन महामारी की दूसरी लहर में सरकार की फेल हुई रणनीति ने अब आरबीआई के अनुमानों को भी फेल कर दिया है। आरबीआई की ओर से साफ कर दिया गया है कि इस साल देश की जीडीपी को लेकर जो अनुमान पहले जताया गया था, हकीकत में जीडीपी ग्रोथ उससे कम रहेगी। आरबीआई ने इस साल 9.5% की दर से जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया है। ये अनुमान भी उसी सूरत में है जब देश में महामारी की तीसरी लहर नहीं आती है। यदि महामारी की तीसरी लहर आई तो ये अनुमान और भी कम हो सकते हैं। इस बीच रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी ने रेपो दर और रिवर्स रेपो दरों में किसी भी तरह का बदलाव न करने की बात कही है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि एमपीसी का मानना है कि 2021 की दूसरी छमाही में आर्थिक गतिविधियों की जो रफ्तार बनी थी, उसे फिर से हासिल करने के लिए इस समय चारों तरफ से नीतिगत समर्थन की आवश्यकता है। हमें आर्थिक क्षेत्र में जो बेहतर शुरुआत हुई थी उसे आगे बढ़ाना है। इसके साथ ही आरबीआई गवर्नर ने नीतिगत दरों में और कटौती की गुंजाइश का संकेत भी दिया। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रभाव को कम करने और लंबे समय तक वृद्धि को बनाए रखने के वास्ते जब तक जरूरी होगा, मौद्रिक नीति का रुख उदार रखा जाएगा। तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर